जब रिश्तों में प्यार की जगह नफरत ले ले, जब घर की चुप्पी चीख बन जाए और जब सास बहू का रिश्ता खून से लथपथ मिल जाए, तब हर दीवार कुछ कहने लगती है। ये कहानी है अहमदाबाद की, जहां एक पढ़ी लिखी बहू ने अपनी सास को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पर क्यों? इंसाफ की तलाश में सुलगती एक मां की लाश और सवालों में घिरे एक पूरे परिवार की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की है। यहाँ के गोता इलाके की एक पॉश सोसाइटी रॉयल होम्स के पहले माले पर रामनिवास अग्रवाल का परिवार रहता था। उनका अहमदाबाद में पत्थरों और टाइल्स का बड़ा कारोबार था। उनका बेटा दीपक भी उनके साथ इस कारोबार में काम करता था। यह परिवार केवल 4 सदस्यों का था और सभी सुखी जीवन जी रहे थे। परिवार में रामनिवास, उनकी पत्नी रेखा बेन, बेटा दीपक और बहू निकिता उर्फ नायरा शामिल थे। रामनिवास की उम्र करीब 55 साल थी, वहीं रेखा बेन लगभग 52 साल की थी। बेटा दीपक 30 से 32 साल के करीब और बहू निकिता की उम्र 29 साल के आसपास थी। दीपक और निकिता की शादी इसी साल 16 जनवरी को बड़े धूमधाम से हुई थी। निकिता का असली नाम नायरा था और वह राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर शहर के रहने वाले सुरेश चंद्र अग्रवाल की बेटी थी। संयोग से रामनिवास अग्रवाल का खुद का भी मूल संबंध राजस्थान से ही है। उनका पैतृक घर पाली जिले के सुमेरपुर के पास जवाई बांध के इलाके में था, लेकिन कारोबार के सिलसिले में वे वर्षों पहले अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे और यहीं अपना व्यापार जमा लिया था। हालांकि रामनिवास अब गुजरात के निवासी बन चुके थे, पर उनका दिल अभी भी राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा हुआ था। इसीलिए जब दीपक के लिए ब्यावर की रहने वाली निकिता का रिश्ता आया और परिवार उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए तुरंत हामी भर दी। वैसे भी सुरेश चंद्र अग्रवाल भी एक संपन्न व्यापारी थे और उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। निकिता भी किसी मामले में कम नहीं थी। खूबसूरत नाक नक्श वाली तेज दिमाग वाली निकिता ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया था और उसके बाद सिक्किम यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए की डिग्री हासिल की थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई और सुरेश चंद्र ने बेटी की शादी में दिल खोलकर खर्च किया। उन्होंने किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। दीपक भी अपनी पत्नी निकिता को पाकर बहुत खुश था। वहीं निकिता भी अपने हैंडसम पति को पाकर खुद को खुशकिस्मत समझती थी। दोनों के बीच शुरुआती दाम्पत्य जीवन प्रेम और समझदारी से भरा रहा। हालांकि शादी के बाद भी निकिता को अपने मायके से बहुत लगाव था। वह अक्सर ब्यावर जाती थी और फिर 15 से 20 दिन बाद ससुराल लौटती थी। इसी बीच मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, जिस कारण निकिता को अपने मायके में ही लगभग 3 से 4 महीने बिताने पड़े। निकिता का कहना था कि लॉकडाउन के कारण ट्रेन और बसें बंद थीं और एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर पाबंदी थी, इसलिए वह अहमदाबाद नहीं लौट सकी। वह पढ़ी लिखी थी और अपनी मर्जी से चलती थी, जबकि उसकी सास रेखा बेन एक घरेलू महिला थी। जब से निकिता ने शादी की थी, वह ज्यादातर समय अपने मायके में ही रहती थी, जिस वजह से सास को यह बात पसंद नहीं आती थी। वैसे तो घर में एक नौकरानी काम करने आती थी, लेकिन रेखा बहन चाहती थी कि बहू भी घर के कामों में उनका साथ दे और थोड़ा उनका भी ध्यान रखे। रेखा और निकिता के बीच इसी बात को लेकर कई बार झगड़े हो चुके थे। रेखा अक्सर उसे दहेज को लेकर ताने मारती और उसके काम में भी मीन मेख निकालती रहती थी। बढ़ती उम्र की वजह से रेखा चाहती थी कि बहू भी घर की जिम्मेदारियां समझे, जैसे उन्होंने खुद निभाई थी, लेकिन निकिता का ध्यान घर की बजाय अपने मायके की ओर ही ज्यादा था। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी रेखा पर ही आ जाती थी। पति की देखभाल, बेटे की चिंता और पूरे घर का काम। अक्टूबर के महीने में निकिता के दादा का निधन हो गया, जिस वजह से वह फिर अपने मायके चली गई। इस बार भी वह काफी दिनों तक वहीं रुकी रही। दीपक और उसके पिता ने कई बार उसे फोन करके वापस आने को कहा, तब जाकर वह 21 अक्टूबर को अहमदाबाद लौटी। वापस आने के बाद निकिता ने घर में बताया कि वह गर्भवती है। दीपक को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन रेखा बेन का चेहरा उतर गया। उन्हें यह बात खटकी। रेखा को इस बात पर शक होने लगा कि निकिता के पेट में जो बच्चा है वह दीपक का नहीं, बल्कि उसके पिता रामनिवास का है, क्योंकि रेखा ने कई बार देखा था कि रामनिवास और निकिता एक दूसरे से हंसी जाक करते थे, बातें करते थे और मोबाइल पर भी चैटिंग करते थे। हालांकि उन्होंने कभी दोनों को किसी गलत स्थिति में नहीं देखा था, लेकिन उनके मन में शक गहराता जा रहा था। रेखा को अपनी बहू पहले से ही पसंद नहीं थी, अब उसे उसके चरित्र पर भी संदेह होने लगा। शक ऐसी चीज है जो एक बार दिमाग में बैठ जाए तो निकालना मुश्किल होता है। पहले रेखा को निकिता के मायके में ज्यादा रहने और घर के काम में दिलचस्पी ना लेने पर शिकायत रहती थी। अब चरित्र पर शक होने के कारण झगड़े और बढ़ने लगे। रोज कोई ना कोई बहाना निकलता
और दोनों में कहासनी हो जाती। रेखा बहू की शिकायत दीपक और रामनिवास से करती, लेकिन वे हंसकर बात टाल देते थे। इसी बीच रामनिवास कोरोना से संक्रमित हो गया और 24 अक्टूबर 2020 को उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पति की तबीयत बिगड़ने से रेखा और ज्यादा परेशान और चिड़चिड़ी हो गई। उसके बाद 27 अक्टूबर का दिन आया। उस रात करीब 8 बजे थे और घर में सिर्फ रेखा और निकिता ही मौजूद थी। दीपक अपने टाइल्स के काम के सिलसिले में ओढ़ने गया हुआ था। रेखा रसोई में खाना बना रही थी, तभी फिर से बहू को ताने मारने लगी। उसके हाथ में लोहे का एक पाइप था। वह उस पाइप को निकिता के पेट पर रखते हुए कहने लगी, तेरे पेट में जो बच्चा है वह मेरे बेटे का नहीं बल्कि मेरे पति का है। यह सुनकर निकिता आग अबूला हो गई। वह यह इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने रेखा के हाथ से पाइप छीना और गुस्से में आकर उसके सिर पर जोर से मार दिया। 52 साल की रेखा निकिता का सामना नहीं कर पाई। उनके सिर से खून बहने लगा और वे जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन निकिता का गुस्सा इतने में भी नहीं थमा। निकिता ने गुस्से में आकर लोहे की पाइप से अपनी सास रेखा के सीने, पेट और चेहरे पर कई बार वार किए। पाइप से हो रहे लगातार हमले रेखा सह नहीं पाई। उनके शरीर से कई जगह से खून बहने लगा और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। जब निकिता का गुस्सा शांत हुआ तो उसके होश उड़ गए। वह घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करें। कुछ देर वह वहीं बैठी रही और सोचती रही कि आगे क्या करना चाहिए। सोचने के बाद उसने रेखा की हत्या को आत्महत्या दिखाने की चाल चली। निकिता ने रेखा के शव को फ्लैट में ही एक चादर से ढका और फिर उसे जलाने की कोशिश की ताकि लगे कि उन्होंने खुदकुशी की है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि इंसान का शरीर इतनी आसानी से नहीं जलता। शव ठीक से नहीं जला तो वह हताश होकर अपना सिर पकड़कर बेडरूम में जा बैठी। इस दौरान पड़ोसियों ने सास बहू के झगड़े और चीख पुकार की तेज आवाजें सुनी। उन्होंने रामनिवास के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया, पर निकिता ने दरवाजा नहीं खोला। कई बार घंटी बजाने और दरवाजा पीटने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो पड़ोसियों ने रामनिवास को फोन कर दिया। रामनिवास उस समय अस्पताल में थे। पड़ोसियों की बात सुनकर वे घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपने बेटे दीपक को घर भेजा। दीपक तब अपने दफ्तर का काम निपटाकर चाणक्यपुरी ब्रिज के पास हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने गया हुआ था। उसे खबर मिलते ही वह रात करीब 9:30 पर घर पहुंचा। उसने घंटी बजाई मगर निकिता ने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसने दरवाजा पीटा और माँ बीच पत्नी के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन दोनों का फोन नहीं उठा। उसे लगा कि शायद झगड़े के बाद निकिता ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और गुस्से में दरवाजा नहीं खोल रही। जब बार बार कोशिश करने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वह घबरा गया। वह सीढ़ियों के रास्ते फ्लैट में घुसने की कोशिश करने लगा मगर नाकाम रहा। बाद में पड़ोसियों ने लोहे की पाइप से बनी एक सीढ़ी का इंतजाम किया। उस पर चढ़कर वह रसोई की खिड़की से फ्लैट के अंदर पहुंचा। मां का कमरा बंद था। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे में रेखा खून से लथपथ और अधजली हालत में पड़ी थी। पास ही खून से सना हुआ लोहे का पाइप भी पड़ा था। दीपक यह देखकर डर गया। दूसरी ओर निकिता चुपचाप अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। दीपक ने उससे पूछा कि यह सब क्या हुआ। निकिता ने कहा कि मम्मी जी ने पहले उससे झगड़ा किया और फिर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। शायद मम्मी जी ने आत्महत्या कर ली। दीपक को निकिता की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि अगर रेखा ने आत्महत्या की होती तो उनका शरीर खून से क्यों सना होता और जला हुआ क्यों होता। उसने निकिता से पूछा कि क्या घर में कोई बाहरी आया था। निकिता ने मना कर दिया। दीपक ने देर ना करते हुए एम्बुलेंस सेवा 108 पर फोन किया। जब और मेडिकल स्टाफ आए तो उन्होंने जांच के बाद बताया कि रेखा अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद दीपक ने पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने दीपक से पूरी बात पूछी, जिसमें दीपक ने अपने पिता के फोन से लेकर पड़ोसियों की मदद से फ्लैट में घुसने और मां की हालत देखने तक सब विस्तार से बताया। फिर पुलिस ने निकिता से भी पूछताछ की, पर वह वही बातें दोहराती रही जो उसने दीपक से कही थी। घटनास्थल की स्थिति देखकर पुलिस को शक हुआ कि निकिता झूठ बोल रही है। रात ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तुरंत चेक की। फुटेज देखने के बाद भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि दीपक के फ्लैट में बाहर से कोई शख्स आया हो। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर पंचनामा तैयार किया और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। क्योंकि मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए पुलिस को निकिता से पूछताछ करना जरूरी लगा। उसे थाने ले जाया गया। दीपक की दी गई शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस को मौके से खून में सना एक लोहे का पाइप मिला, जिसे उन्होंने सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। थाने में निकिता से पूछताछ की गई।
वह लगातार यही कहती रही कि उसकी सास के साथ उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सास अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर अंदर क्या हुआ, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। निकिता ने पुलिस को बताया कि उसकी सास पिछले कुछ सालों से एक मानसिक बीमारी से परेशान थी। उन्हें अगर कोई छू लेता तो वह तुरंत नहाने चली जाती थी। इस बीमारी को डॉक्टर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी कहते हैं। दीपक ने भी माना कि उसकी मां इस मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। जब पुलिस ने दीपक से उसके परिवार और सास बहू के रिश्तों के बारे में सवाल किए, तो मालूम चला कि रेखा बेन और निकिता के बीच दहेज और घरेलू कामों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। इसके बाद पुलिस ने निकिता से थोड़े मनोवैज्ञानिक अंदाज में गहन पूछताछ शुरू की। उसके बाद 28 अक्टूबर 2020 की सुबह निकिता ने जो बताया, उसे सुनकर पुलिस के अफसर भी चौंक गए। निकिता ने बताया कि उसकी सास काफी पुराने सोच की थी। वह उसे हमेशा ताने देती थी, कभी दहेज के लिए तो कभी किसी और बात पर। शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। हाल ही में जब निकिता अपने मायके से लौटी और सास को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई, तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पति यानी दीपक के पिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सास ने उसकी गर्भावस्था को लेकर अपशब्द कहे। उन्होंने शक जताया कि बच्चा उनके पति का है। यह सुनकर निकिता आपा खो बैठी और गुस्से में सास के हाथ से लोहे का पाइप छीनकर उन पर हमला कर दिया। इसी हमले में उनकी मौत हो गई। निकिता ने खुद ही हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने आगे बताया कि हत्या के बाद वह घबरा गई थी, इसलिए उसने सास की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। सबसे पहले उसने खून को चादर से साफ किया, फिर शव को ढककर उस पर आग लगा दी ताकि वह जल जाए, लेकिन शव पूरी तरह नहीं जल सका। इसके बाद उसने अपने मोबाइल से ससुर के व्हाट्सएप मैसेज और चैट्स डिलीट कर दिए। जब यह बात पुलिस को पता चली तो उन्होंने निकिता और उसके घर के सभी 4 लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उनकी जांच के दौरान निकिता के फोन में 24 अक्टूबर का एक मैसेज मिला, जिसमें ससुर रामनिवास ने लिखा था, तुम अभी दीपक से दूरी बनाए रखो। निकिता के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसके और उसकी सास के खून से सने कपड़े भी जब्त किए। इन कपड़ों को मोबाइल फोन के साथ फोरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। एफएसएल टीम ने भी मौके से कई सबूत इकट्ठा किए। अगले दिन पुलिस ने मेडिकल बोर्ड के पैनल से रेखाबेन के शव का पोस्टमार्टम करवाया। फिर शव दीपक को सौंप दिया गया और परिवार ने रेखाबेन का अंतिम संस्कार कर दिया। निकिता की कोरोना जांच भी कराई गई, जिसमें वह नेगेटिव पाई गई। इसके बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और रिमांड पर लिया। पुलिस उसे घटना वाले फ्लैट में ले गई और वारदात को दोबारा उसी तरह से दोहराया ताकि घटना की पुष्टि हो सके। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस यह समझने की कोशिश करती रही कि आखिर निकिता और रेखाबेन के बीच विवाद कैसे और क्यों शुरू हुआ होगा। इसके बाद पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि निकिता ने सास की हत्या कैसे की होगी। सीन को दोबारा रचकर यह भी जांचा गया कि क्या निकिता ने अकेले वारदात को अंजाम दिया या कोई और भी उसके साथ था, लेकिन जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत पुलिस को नहीं मिला। जैसे ही बेटी के हाथों सास की हत्या की खबर राजस्थान के ब्यावर में उसके माता पिता को मिली, वे फौरन अहमदाबाद पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने रेखाबेन की अंतिम यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे 16 थाने पहुंचे और पुलिस ने उनको अपनी बेटी निकिता से मिलवाया। पुलिस हिरासत में बेटी को इस हालत में देखकर माँ बाप खुद को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। निकिता भी अपने माता पिता को देखकर टूट गई और रोने लगी। रोते हुए उसने बस इतना ही कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पुलिस ने जांच के दौरान मोहल्ले वालों से भी बात की। पड़ोसियों ने बताया कि रेखा और निकिता के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। जिस दिन वारदात हुई उस दिन भी उन्होंने दोनों के बीच झगड़ा और मारपीट की जोरदार आवाजें सुनी थी। इसके बाद ही उन्होंने रामनिवास को फोन किया था। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक निकिता को जेल भेज दिया गया था। पुलिस यह भी जांच कर रही थी कि क्या निकिता के अपने ससुर रामनिवास से किसी तरह के निजी संबंध थे। इस सिलसिले में सिर्फ एक मोबाइल चैट ही पुलिस के हाथ लगी, लेकिन वह भी कोई साफ तस्वीर नहीं पेश करती थी। उस चैट से यह तय नहीं होता कि दोनों के बीच कुछ चल रहा था। फिर भी 2 महीने की गर्भवती निकिता अब सास की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गई थी। दूसरी ओर रामनिवास पर अपनी बहू से संबंध रखने का आरोप लगा था। पति दीपक अब मुश्किल में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने पिता पर भरोसा करें या पत्नी पर शक। निकिता के पेट में किसका बच्चा है, यह राज्य सिर्फ उसी के पास था। शक और आरोपों की वजह से एक खुशहाल और समृद्ध परिवार में ऐसा विवाद खड़ा हो गया था जिसे शायद कभी सुलझाया नहीं जा सकेगा। एक पढ़ी लिखी महिला
एक सुलझी हुई जिंदगी। पर जब रिश्ते टूटते हैं तब डिग्रियां नहीं, धैर्य काम आता है। निकिता ने सिर्फ अपनी सास की जान नहीं ली, बल्कि एक बेटे से उसकी माँ, एक भाई से उसकी बहन और समाज से भरोसे की मिसाल छीन ली। रिश्तों में बहस हो सकती है, लेकिन हद पार ना हो यह जरूरी है। क्योंकि जब बहस खून बन जाए तो इंसान नहीं, हैवान बनता है। ये घटना एक सच्चाई है जो हमें सिखाती है कि रिश्तों में संवाद जरूरी है और गुस्से में लिया गया एक कदम जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आप सभी को आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।